हेलो एवरीवन। फ्रीडम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी, जैसा कि पिछले क्लास में अनेकों विषयों पर चर्चा किया था, तो आज जो है हमारा चर्चा का विषय जो है वो मेनली रहेगा कि अनेकों स्टूडेंट जो कमेंट के माध्यम से और टेलीग्राम मैसेज और व्हाट्सएप या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में अनेकों स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन अराइज कर रहे थे कि ये इंग्लिश मीडियम का जो नोट्स होगा और साथ में हिंदी मीडियम का जो नोट्स होगा उसमें क्या डिफरेंस रहेगा और कंटेंट में क्या ये इसमें समानता रहेगा या कंटेंट में बदलाव रहेगा। तो मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि कंटेंट हमारा बिल्कुल सेम है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम होगा। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के अंतर्गत कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये भी बोल रहे थे कि हमें कुछ नोट्स दिखला दिए जाएं। तो अभी जो है आपको कुछ नोट्स आपको दिखलाए जाने का कोशिश किया जाएगा और ये जो नोट्स आप सभी देखेंगे वो बस आपको कुछ इसके कुछ पहलुओं को या एक दो चैप्टर के को आपको दिखाने का कोशिश किया जाएगा, ताकि आप ये भली भांति समझ लें कि कंटेंट में फ्रीडम एकेडमी के द्वारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको इतना भी बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम पे हमारे पास अनेकों मैसेज आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए वो हमारे प्रोग्राम को परचेज करना चाह रहे हैं। तो कंटेंट का इम्पोर्टेंस खास करके हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। तो अभी चलते हैं। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नोट्स जो हैं इकोनॉमिक्स के, उसका आपको ओवरव्यू दिखाया जाएगा। इसके बाद अगर हो सकता है तो गवर्नेंस के भी नोट्स दिखाए जाएंगे आपको, एक दो चैप्टर। और थर्ड पार्ट जो है हम लोग जो करवाते हैं अकाउंटेबिलिटी सीट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो अनेकों लोगों का ये समस्या देखने को मिल रहा था कि आखिर हम लोग अकाउंटेबिलिटी सीट तैयार कैसे करते हैं और वो जो अकाउंटेबिलिटी सीट है वो होता कैसा है और उसमें करना क्या होता है। अनेकों लोग ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं और अनेकों लोगों को कॉल के माध्यम से बताना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो है कुछ नोट्स हिंदी मीडियम के आज आपको दिखला दिए जाएंगे। पिछला वीडियो आप सभी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग जो है यूट्यूब में हमारा पड़ा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो पिछला वीडियो में हमने बताया है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आखिर फ्रीडम एकेडमी कैसे यूजफुल हो सकता है। आज इसी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स या फिर अनेकों जो सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स के कुछ पहलू दिखाए जाएंगे। तो क्यों इकोनॉमिक्स आपको दिखाया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चीज़ गवर्नेंस का मेंस का नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा। कोई भी किसी भी नोट्स को हम सभी दिखा सकते हैं। अभी देखो क्या है कि अभी अनेकों कोचिंग संस्थान में जो है आपको सिलेबस तो कंप्लीट करवा दिया जाता है, पर क्वेश्चन सॉल्व वास्तव में आखिर कैसे किए जाएं, खास करके मेंस के क्वेश्चन, वो कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं बताते हैं। और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन तो कहीं भी नहीं मिल पाता, मार्केट में अवेलेबल है, पर क्वेश्चन जो है कोचिंग संस्थान में कैसे सॉल्व किया जाए पीवाईक्यू के क्वेश्चन, वो कोई भी संस्थान नहीं बताते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे। और तीसरा जो है अकाउंटेबिलिटी सीट के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स के बारे में कुछ झलक दिखला देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है, अब आप ऐसा देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो हिंदी मीडियम के हैं वो संशय में हैं कि कहीं डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं मिल जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की अपनी अहम भूमिका होती है। अगर सिर्फ मैं हिंदी आपको और शुद्ध हिंदी अगर मैं प्रोवाइड करवाता हूं, जैसा
यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है, जो काफ़ी जटिल होता है। तो शुद्ध हिंदी को आप समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर शुद्ध हिंदी सिर्फ ट्रांसलेटेड वर्जन अगर आपको दे दिया जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस पे काम किया जाता है, अच्छा खासा काम किया जाता है, और बिल्कुल आपको हिंदी ऐसा दिया जाता है जो आप अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश और हिंदी के कंटेंट को लेकर के कोई भी संशय में ना रहे कि दोनों अलग होगा, दोनों समानता होगी। हमारा फोकस ये है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं। तो आप देख लो कि किस प्रकार का नोट्स हमने बनाया हुआ है। तो ये देखो, ये इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का परिचय हम लोगों ने बताया हुआ है। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताया हुआ है। इसका परिभाषा और दायरा क्या है। अर्थशास्त्र एक विशाल और बहुमुखी विषय है जो इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारें और समाज अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं। अब ये बताओ, ये कौन सा जटिल वर्ड है? कोई भी जटिल वर्ड नहीं है, और हमको इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। पीएचडी तो हम सभी को करना नहीं है। तो जितना डिमांड किया गया है उतना ही हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है, डायग्राम में सिंपल दे दिया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक चीज और क्लियर कर लो आप कि आपको जो है भाषा का जो है, इंग्लिश हो या हिंदी, एटलीस्ट इतना तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए कि आप चीजें दोनों में, कोई किसी भी सब्जेक्ट को आप दोनों लैंग्वेज में थोड़ा बहुत समझ सको, इतना आना चाहिए। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि और व्यष्टि का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आर्थिक विचार का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में है। तो प्रारंभिक आर्थिक विचार कहाँ से आए, तो प्राचीन ग्रीस वगैरह के बारे में, व्यापारिकता वगैरह के बारे में दिया गया है। शास्त्रीय अर्थशास्त्र क्या होता है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस। ठीक है, नौ शास्त्रीय अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया। सीमांतवाद क्या होता है, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में, लियोन वॉलस के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार से किनेसियंस किन्स अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में डिटेल बताया गया है। ठीक है, मार्क्सवादी। अब ये देखो, अब ज्यादा डिटेल में हम लोग ना जाते हुए, अब ये देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो के बारे में। तो माइक्रो क्या बात करता है, मैक्रो क्या बात करता है, ये देखो आप। तो निर्णय लेने और संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित करती हुई उपभोक्ता, परिवार और फर्म सहित व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार की जांच। सिंपल सा बात है कि अगर कोई छोटे सेक्टर का, स्मॉल सेक्टर का अगर कोई बिजनेस कर रहा है या फैमिली बिजनेस हो रहा है, ठीक है, छोटा फर्म है, उस पर कोई काम वगैरह किया जा रहा है, तो उससे संबंधित इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। और जो यूज स्केल पे किया जा रहा है, जो लार्जर स्केल पे किया जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, आर्थिक विकास हो गया, तो इससे संबंधित मैक्रो कहेंगे। तो जो सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझा सकते हैं हम सभी, उसको जटिल क्यों बनाना है? चाहे वो रमेश सिंह की बुक हो और हाल फिलहाल में आए नितिन सिंघानिया की बुक हो। ठीक है, नितिन सिंघानिया हालांकि आर्ट एंड कल्चर की बुक है, या फिर आप अनेकों मार्केट में जो नोट्स वगैरह दिए गए हैं उससे संबंधित अनेकों बुक जो है, उसको आप देखोगे तो बहुत ज्यादा जटिल बनाया गया है चीजों को। रमेश सिंह को पढ़ने में ही आपकी हालत खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने बनाया है, उसको चीजों को समझ करके और ज्यादा जटिल ना बनाते हुए इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने उसको बनाने का कोशिश किया है। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हो। अब अर्थशास्त्र का मांग पक्ष, मांग का नियम क्या कहता है, मांग के निर्धारक कौन होते हैं, मांग के लोच, मांग वक्र, और डायग्राम के साथ हम लोगों ने सारे चीजों को बताया। अब इन्फीरियर गुड्स, अब हीन वस्तुएं, अब हीन वस्तुएं ज्यादा नहीं समझ में आ रही, इन्फीरियर गुड्स समझ लो। गिफिन माल क्या होता है वो समझ लो आप। ठीक है, तो विलासिता वाले सामान क्या होते हैं। तो ब्रैकेट में हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी सारे चीजें को, अब पूरक वस्तुएं क्या होती है, सामान्य सामान क्या होता है, निजी सामान क्या होता है, क्लब सामान क्या होता है, तो ये सब सारा चीज हम लोग, जो हिंदी जो है जटिल है, उसको हम लोगों ने इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है, ब्रैकेट में दे दिया है कि आपको इजी वे में समझ आए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इस नोट्स को बनाया है। अब मांग और आपूर्ति के लोच, उसके बारे में है। ठीक है, आय लोच क्या होती है, अब पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है, इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप नोट्स देख सकते हो। मैं आपको बस दिखला रहा हूँ कि नोट्स जो है, अब कुछ बुनियादी शब्द की अवधारणाएं दिया गया है।
अब निष्कर्ष दिया हुआ है। 15 पेज में हम लोगों ने पहला चैप्टर को खत्म कर दिया और काफी ज्यादा स्पेस भी इसमें छोड़ा गया है ताकि आपको अगर कोई वैल्यू एडेड कुछ चीज मिले तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो ये तो पहला चैप्टर का नोट्स जो है आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है मैं आपको दिखलाता हूँ, गवर्नेंस का मैं आपको दिखलाने का कोशिश करता हूँ। देखो अब ये एक चैप्टर है कि भारत में सिविल सेवा सुधार। तो ये भारत में सिविल सेवा सुधार से संबंधित जो है इसमें क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं और हाल में मेंस के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं उसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप नोट्स देख लो। आप देखो कि नोट्स में ये देखो, अब सिविल सेवा भारत के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ है जो शासन नीति क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। जवाबदेह, पारदर्शी, नागरिक केंद्रित बनाने के व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अब इसमें हाल फिलहाल में जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं सिविल सेवा सुधार के लिए उसमें करंट से अपडेटेड दिया गया, जैसे मिशन कर्मयोगी हो गए, स्पैरो, प्रगति और ई गवर्नेंस जैसे टूल के बारे में डिटेल में इसमें बताया गया। अब थोड़ा सा हिस्ट्री भी दिया गया है कि सिविल सेवा का ऐतिहासिक विकास जो है उसके बारे में, तो प्राचीन काल से मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया, चोल साम्राज्य बताया गया, औपनिवेशिक काल के बारे में बताया गया। तो ये जो है मेनली आपको अब स्वतंत्रता के बारे बाद के बारे में किस प्रकार से ये सिविल सेवा का विकास होता है उसके बारे में। अब ये लोकतंत्र में सिविल सेवा का महत्व क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हो पहला पॉइंट दिया गया है नीति का कार्यान्वयन, दूसरा प्रशासनिक स्थिरता, तीसरा जो है सार्वजनिक सेवा वितरण, चौथा जो है कानून का शासन। तो इस प्रकार से सिविल सेवा का जो है महत्व वास्तव में क्या क्या है, अब सिविल सेवा से प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो कि सिविल सेवा से संबंधित मुद्दे अब इसकी संरचनात्मक चुनौतियां क्या है, तो भारी नौकरशाही है, कठोर पदानुक्रम है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो जवाबदेही की कमी, भ्रष्टाचार, नौकरशाही का राजनीतिकरण, विशेषज्ञता का अभाव, तो इस प्रकार से चुनौतियां इसकी बताई गई है। अब सिविल सेवा में सुधार की आवश्यकता क्या है, तो उसके बारे में डिटेल आपको बता दिया गया है, एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। जवाबदेही पहल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रौद्योगिकी एकीकरण को कैसे बढ़ाए, सीपी ग्राम कैसे मदद कर सकता है, ठीक। ये सारा चीज डिटेल में आपको बताया गया है। अब जो है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है मैं आपको दिखाता हूं कि नोट्स में ही आपको ये देखो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं ये काफी अहमियत रखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो आप, लोकतांत्रिक शासन का सिद्धांत यह आवश्यक बनाता है कि सिविल सेवकों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के बारे में जनता की धारणा पूरी तरह से सकारात्मक हो, चर्चा करना है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये 2024 का क्वेश्चन है, उसका हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत के अनुसार सिविल सेवकों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी होनी चाहिए। उनकी कथित ईमानदारी और निष्पक्षता जनता का विश्वास बनाने और प्रभावी लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए मौलिक। सिविल सेवा के बारे में सार्वजनिक धारणा की आवश्यकता क्या है, तो सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने के लिए, लोकतांत्रिक वैधता को बढ़ाने के लिए, प्रभावी नीति कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए, कानून का शासन बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। अब सार्वजनिक धारणा के लिए चुनौतियां क्या है उसके बारे में डिटेल है, तो भ्रष्टाचार है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, नौकरशाही विलंब है, इसके बारे में जो है ये जो है डिटेल हम लोग को देखने को मिलता है। अब सार्वजनिक धारणा सुधारने के उपाय जो है उसके बारे में डिटेल में बता दिया है हम लोगों ने, मिशन कर्मयोगी यहाँ भी दिया है, गवर्नमेंट टू ई मार्केट प्लेस के बारे में, सीपी ग्राम के बारे में, विसल ब्लोअर संरक्षण को मजबूत बनाने के बारे में,
तो ये जो है आरटीआई अधिनियम के बारे में हम लोगों ने बता दिया है कि जवाबदेही तंत्र के उदाहरण क्या क्या है, सामाजिक अंकेक्षण जो होता है उसके बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल में इसको दिया है कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलू को ही आपको नोट्स मेंस अगर आप जब भी लिखते हो तो ये आइडिया आपको भली भांति लग जाए, इसके लिए हम लोग ने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर को लिख रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने नीचे ऊपर आपको अच्छे से आपको नोट्स को पढ़ना है और फिर उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको नीचे जो है क्वेश्चन जो दिए हुए हैं पीवाईक्यू को, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब पीवाईक्यू सॉल्व करने के आधार पे जो है आप क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को भी समझ सकते हो कि आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको और कैसे अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल हम लोग नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ सिलेबस जो कोचिंग संस्थान में अभी तक बस सिलेबस कवर करवाया जाता है और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है वो नहीं बताया जाता है। तो ये हमारा इनिशिएटिव जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इस चीज़ के लिए कि आखिर क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख लो आप। अब नीचे सिर्फ पीवाईक्यू ही आपको दिया गया, आप देख सकते हो अनेकों क्वेश्चन जो है इसमें पीवाईक्यू के आपको मिलेंगे, ये देखो। तो पीवाईक्यू के और सारा डायग्राम में हम लोगों ने दिया हुआ है, ये देख लो आप। अब इसके साथ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दिया हुआ है, अशोक खेमका वगैरह का एग्जाम्पल दिया है, सेकंड एआरसी के बारे में बताया गया, अनेकों समितियां के बारे में हम लोगों ने बताया है। ऊपर नोट्स आप अच्छे से देखोगे तो अनेकों नोट्स जो है अनेकों समितियां के बारे में बताया है, उनके सिफारिशें क्या है, संथानम समिति, सेकंड एआरसी, होता समिति, सुरेंद्रनाथ समिति, ये सभी जो है हम लोगों ने नोट्स में डिटेल से चर्चा की है। तो ये चीज हो गया गवर्नेंस के मेंस के नोट्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का नोट्स से मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। अब थोड़ा आपको दिखा देता हूं अकाउंटेबिलिटी सीट जो होते हैं वो, उसको हम सभी देख लेते हैं। ये देखो एक स्टूडेंट का है, ये अकाउंटेबिलिटी सीट है। इसमें आप सभी देख सकते हो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वीक 1 में हमारा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देख लो आप, वीक 1 में हमारा कंप्लीट हो रहा है संवैधानिक ढांचा। ठीक है, फिर ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, संविधान निर्माण है, संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत अनेक पहलू हैं। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से चैप्टर क्लास में पढ़ा दिए गए उसका स्टेटस है। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू हम लोग ऑलरेडी ऐप पे डाले हुए हैं। जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे चैप्टर को, उसके आधार पे आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है, अब जब पीवाईक्यू आपके इस चैप्टर के सॉल्व हो जाते हैं, पहले सर ने पढ़ाया आप उसको टिक आउट करो, उसके बाद पीवाईक्यू आप पढ़ो। पीवाईक्यू क्लास में होने के बाद पीवाईक्यू जब आपके क्लास खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप मेंस के या प्रीलिम्स के आप नोट्स देखो और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं, टिक आउट कर दो, उसके बाद फिर रिवीजन 1, रिवीजन 2। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी सीट होती है प्रत्येक वीक या मंथ के लास्ट में या फिर सेकेंड वीक में आपको जूनियर मेंटोर्स के द्वारा आपको बताया जाएगा और आपसे मांगा जाएगा कि आपने कौन कौन से काम आपने किए हैं, और जो काम आप नहीं कर रहे होंगे तो वो रीजन पूछा जाएगा और आप पे फोकस रखा जाएगा और प्रेशर बनाया जाएगा मेनली। ठीक है, तो हमारा फोकस ये है कि आप जैसे जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका पीवाईक्यू करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। ठीक है, नोट्स पढ़ो, उसका रिवीजन करो। ठीक है, ये हमारा फोकस है। इस प्रकार से हम लोग अकाउंटेबिलिटी सीट प्रोवाइड करवाते हैं और फिर इस अकाउंटेबिलिटी सीट के आधार पे हम लोग देखते हैं कि कौन से बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि सारे चीज़ जो है आप भली भांति समझ गए होंगे, और जो भी और भी आपके जो भी डाउट हो वो आप ज़रूर आप हमारे टीम के थ्रू आप साझा कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके रिगार्डिंग डिटेल में और अगर अनेकों मुद्दे पे अगर आप कोई भी मुद्दे पे अगर आप चर्चा करना चाह रहे हो, खासकर हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।